बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से। मैं हूं आलिया कैसर और प्रोग्राम है कश्मीर मैगज़ीन। नाज़रीन, मज़लूम कश्मीरियों की बात करें तो 73 बरसों से ज़ायद का अरसा बीत चुका है। भारत की रियासती दहशतगर्दी मज़लूम कश्मीरियों पर ढा रहे जुल्म सितम की एक ऐसी दास्तान जिसने वहां इंसानी अलमिये को ही जन्म नहीं दिया बल्कि एक ऐसी जिद्दोजहद को जन्म दिया जो किसी तरीके से दम तोड़ने का नाम नहीं लेती। यही वजह है कि भारत अपने गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में न सिर्फ मज़ालिम के पहाड़ तोड़े चले जा रहा है बल्कि उस पर पर्दा डालने के लिए आलमी बिरादरी की आंखों में धूल झोंकने का हर कदम उठाता है। अगर हम उनकी रियासती दहशतगर्दी से लेकर वहां पर उठाए जाने वाले इक़दामात की बात करें तो एक तवील फहरिस्त है जो कि हमें गैर इंसानी रवैयों की भी दिखाई देती है और गैर कानूनी इक़दामात की भी। भारत अपने इन गैर कानूनी इक़दामात पर पर्दा डालने के लिए किस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करता रहा है वो दुनिया से ढकी छुपी बात नहीं है। कभी तो वहां पर आम इंसानी सहूलतों का भुगतान पैदा कर दिया जाता है और कभी वहां पर ब्लैकआउट किया जाता है, आजाद मीडिया को रसाई नहीं दी जाती, आजाद मुबस्सरीन को वहां तक जाने नहीं दिया जाता। मकसद सिर्फ ये है कि भारत अपने मुजालिम को दुनिया से छुपा सके और उनकी तवज्जो किसी और तरफ मरकूज कर सके, मजलूम कश्मीरियों की आवाज को दबाया जा सके। और ऐसे में पाकिस्तान न सिर्फ मजलूम कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया की अदालत में इस वक्त लड़ रहा है बल्कि उनकी सबसे मजबूत आवाज बनकर उभरा है। चाहे हम गुज़श्ता 73 वर्षों से जायद के अरसे का अयादा करें या फिर हम 2 बरस पहले यानी 5 अगस्त के उस इक़दाम का तज़किरा करते चलें 2019 जब कश्मीर की खुसूसी हैसियत को खत्म करके भारत ने एक और घिनौनी साजिश रचने की कोशिश की और उसमें कामयाबी के तमाम तर हथकंडे भी आजमाए और तरीके भी इख्तियार किए। लेकिन पाकिस्तान ने गुज़श्ता 2 वर्षों में न सिर्फ एक बार फिर आलमी बिरादरी की आंखें खोली, उनको दिखाया कि भारत इस वक्त कश्मीर में क्या कर रहा है, बल्कि मसले कश्मीर के हल के लिए हर मुमकिन कदम भी उठाया। आज अगर हम बात करते चलें तो 2 बरस मुकम्मल हो चुके हैं, यानी 5 अगस्त 2019 से 5 अगस्त 2021 का तज़किरा करें। इस पूरे अरसे के दौरान पाकिस्तान ने हर प्लेटफॉर्म से मज़लूम कश्मीरियों का जो केस है, जो मुकदमा है, उसको लड़ा भी और दुनिया तक उनकी आवाज बनकर उभरे भी। लेकिन आलमी बिरादरी के किरदार पर एक बड़ा सवालिया निशान है। उनकी खामोशी इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत है कि जो मुकदमा बहुत पहले हल हो जाना चाहिए, जिस मसले का हल बहुत पहले तलाश कर लेना चाहिए, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें खुद इस बात का हक देती हैं, उस पर आलमी बिरादरी सिर्फ खामोश तमाशाई है। पाकिस्तान की काविशों और कोशिशों से ये तो हुआ कि दुनिया में इस मुकदमे को लड़ते लड़ते पाकिस्तान ने बावर करवाया आलमी बिरादरी को कि अब इस मसले के हल की तरफ हमें आना होगा और इसके बगैर पायदार अमन मुमकिन नहीं है। लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं इस पर एक निगाह डालेंगे और मजीद हमें क्या इक़दाम करने की जरूरत है। बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हुर्रियत साहब, मीर ताहिर मसूद साहब और एडवोकेट परवेज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। परवेज अहमद साहब, आपसे ही मैं आगाज करती हूँ क्योंकि 5 अगस्त के इक़दाम की बात करें 2021 2 साल पूरे हो गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर से कश्मीरियों की जो जिद्दोजहद है उसको जायज़ और हक़ खुद इरादियत की जो जंग है उसको जायज़ करार देते हुए अपनी यानी पाकिस्तान की हर तरह की सियासी, सफारती, अखलाकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अयादा किया है। कितना बड़ा इम्पैक्ट दुनिया पर इसका होगा? जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त का, जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि 5 अगस्त को आज ही के दिन 2019 में हिंदुस्तान ने एक आईनी जारियत के ज़रिए मकबूजा कश्मीर को, पहले तो वो ऑक्यूपायर था, फिर उसने एनेक्स करने की कोशिश की। मकबूजा कश्मीर को उसके अपने आईन, उसका अपना झंडा, उसके जितने लोकल लॉज थे, इन्हें उसकी शनाख्त से महरूम करने की भरपूर कोशिश की और उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आज ही के दिन पार्लियामेंट में पास किया। बल्कि रीऑर्गेनाइजेशन नहीं, हम इसको कहें डिसऑर्गेनाइजेशन। बज़ाहिर ये डिसऑर्गेनाइजेशन था, पूरी स्टेट को तहस नहस कर दिया, इसको 2 हिस्सों में बांट दिया। और जबकि आप जानते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें, शिमला एग्रीमेंट, इंटरनेशनल लॉज, तमाम कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए हिंदुस्तान ने ये जो हमारा मकबूजा जम्मू कश्मीर थे इसको तहस नहस करने की कोशिश की। और आप जानते हैं कि इन 2 सालों में इन्होंने मज़ालिम के पहाड़ वहाँ पे ढाए। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, इस पर बैनुल अक़वामी बरादरी के कंसर्न भी आए, ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिपोर्ट्स भी आए, यूरोपीय यूनियन के रिपोर्ट्स भी आए, इवन की इंडिविजुअल इंडिया भी जो आवाज़ें हैं जो इंसानी हुकूक पे बिलीव करती हैं, उनकी तरफ से भी आवाज़ें आई कि मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म सितम मुसलसल ढाया जा रहा है उस पर बड़ा कंसर्न दिखाया गया।
जैसे आपने बात की पाकिस्तान की, देखिए पाकिस्तान मसले कश्मीर का एक फरीक भी है और वकील भी है, बड़ा इम्पोर्टेंट फरीक है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि फ़लस्तीनियों से जब एक दफ़ा पूछा गया कि आपकी जदोजहद कामयाब अभी तक क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा हमारे हमसाये में पाकिस्तान नहीं है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो किरदार है दुनिया में, जितने भी अक़वाम है जो जदोजहद कर रहे हैं, वो इसको एक्नॉलेज करते हैं कि पाकिस्तान का जो रोल है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और आपने देखा कि जब हम पिछले 2 साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चूँकि लीड कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब। देखिए इमरान खान साहब को हम जब कहते हैं, जब हम उनका नाम लेते हैं, तो आपके सामने एक करिज़मेटिक लीडरशिप का नाम आता है, जिसका एक करिश्मा है, जिसका ऑलरेडी इंटरनेशनली एक बड़ा अच्छा इमेज है, ऐसे क्रिकेटर भी रहा है और उसकी ऑनेस्टी पे तो कोई सवाल ही नहीं उठाता है। तो उनका जो सोशल वर्क भी रहा है पाकिस्तान में, तो इससे उनका एक इम्पैक्ट, उसको लोग सिर्फ एक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे नहीं लेते हैं, बल्कि उसको एक उनका जो एक अपना रोल रहा है पाकिस्तान में, बड़ा किरदार रहा है, उसको इस सेंस में जब लेते हैं तो उनकी बात को सुना जाता है। हमने देखा कि ये उन्हीं की शख्सियत का सहर है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 इजलास बुलाए यूनाइटेड नेशंस के, और ये पिछले 50 साल में ये पहली दफ़ा हुआ कि 2 इजलास सिक्योरिटी काउंसिल के। देखिए इजलास होना ही बज़ात खुद एक चीज़ है कि जब आप बैठते हैं तो वहाँ पे तो कश्मीर ही डिस्कस होना था। उसके बाद हमने देखा कि यूनाइटेड नेशन में जब वो गए तो उन्होंने जब वहाँ पे बात की तो बड़ा पावरफुल तरीके से उन्होंने कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद हमने जब उसके ट्विटर हैंडल को देखते हैं तो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन वो अपना कंसर्न शो करते रहते हैं। तो अब 5 अगस्त पे जो उन्होंने जो बात की है, उन्होंने इरादा किया हुकूमत पाकिस्तान का जो सपोर्ट है, तो उस पर हम ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और हम उम्मीद करते हैं वो इसी तरह तसलसल के साथ इसको जारी रखें। लेकिन परवेज़ अहमद साहब, आपने बड़ी अहम बात की है। मीर ताहिर मसूद साहब, आप से इसी बात के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। जैसे उन्होंने कहा कि इजलास का होना ही बहुत बड़ी बात है, जिसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जितनी भी काविश और कोशिशें रही हैं इस मसले को उजागर करने के हवाले से, एटलीस्ट इसको मसला तस्लीम करते हुए इसके हल की तरफ लोग अब गामजन हो रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़े पैमाने पर हम देखते हैं करारदादें मौजूद हैं। एंटोनियो गुतेरेस अगर खुद ये कहते हैं कि वहाँ पर पैलेट गन का इस्तेमाल जो है वो इंसानी हुकूक की पामाली है, वहाँ पर मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, तो फिर आलमी बरादरी चुप क्यों है, हल क्यों नहीं आता है इसका सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। शुक्रिया आलिया। देखिए अनफॉर्चुनेटली दुनिया दो जो उसको आप माइंड सेट में कहूँगा उनमें बटी हुई है। एक तो ये है कि जो सिर्फ खालिसतन अपनी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको देखती है, और जो दूसरा जो दुनिया का जो हिस्सा है वो बेशक उसको भी अपने इकोनॉमिकल जो इंटरेस्ट है उसको भी देखते हैं, लेकिन साथ में वो ह्यूमन राइट्स जो है, ये एक अहम जो बुनियादी हुकूक है लोगों के, उसको भी देखते हैं। इस वक्त तो वो लोग जो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट प्लस ह्यूमन राइट्स को देखते हैं वो हमारे सपोर्ट में है, लेकिन जो बड़ी कुछ कुव्वतें हैं, खुसूसन अमेरिका और यूरोप में 2-3 ममालिक जो है वो अपनी स्पेशली इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को देखते हैं। यही वजह है कि ये जो 2-4 फोर्सफुल जो पावरफुल कंट्रीज है वो इस तरह की हमारी सपोर्ट नहीं करते हैं, जिस तरह की दीगर जो आप उनको कहे कि बेचारे उतने या वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, उनकी उतनी इकोनॉमिकल ग्रोथ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारी सपोर्ट करते हैं और इस इशू को कहते हैं कि इसको जो भी रेजोल्यूशन इसके करारदादी इसके पीछे है उनके रूह से पेल्बिसेट होना चाहिए और लोगों को अपना हक मिलना चाहिए। अब देखिए दूसरी तरफ इंडिया क्या करता आया है, 1947 से लेकर आज तक उसने अपने कठपुतलियों को वहां पर इस्तेमाल किया है। एक वक्त था वहां पर प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और अपना सुप्रीम कोर्ट था, अपना सारा कुछ था। वो 1953 में उन्होंने उसको भी अबॉलिश किया है, और जिस कठपुतली को उन्होंने उस वक्त लाया था उसी को हटाया भी, शेख अब्दुल्ला को। उसके बाद और भी कठपुतली आए हैं, यहाँ तक कि फारूक अब्दुल्ला का जो उसका बाप जब दोबारा आया था 1974 के अंदर, तो उसके बाद आप देखिएगा उसी के बेटे को जब उन्होंने 2019 5 अगस्त को इसको इस एब्रोगेड किया है, इसको एबॉलिश किया है, इस क्या नाम है 370 एंड 35 को, उन्हीं को जेलों के अंदर डाल दिया। एक और कठपुतली थे जो मुफ्ती सईद, उसकी बेटी जो है महबूबा, उसको भी जेल में डाल दिया है। शेख अब्दुल्ला का बेटा उसका उमर अब्दुल्ला, उसको भी डाल दिया है, और दीगर जो कठपुतली है उनको जेलों में डाल दिया है।
सो लिहाजा इन कठपुतलियों को भी सोचना चाहिए जिनके लिए वो काम करते हैं। जब उनका अपना वक्त आता है वो कहते हैं कि इन कठपुतली से हमने तो काम तो लिया है, अब देखो उनको हटाना है। अब आज इस वक्त आप देखिएगा जिस तरह के एडवोकेट परवेज साहब ने कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल के 2 इजलास कश्मीर पर होना ये मामूली बात नहीं है। इसका क्रेडिट यकीनन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इमरान खान साहब और उसकी जो टीम है उसको जाता है, लेकिन इंटरनेशनली एक ऐसा किरदार कश्मीर इशू पर आया है वो चाइना है। अब आप देख लीजिएगा कि जो लद्दाख का एरिया है या दूसरे जो अरुणाचल प्रदेश या दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर चाइना ने अपनी प्रेजेंस देखी है और उसने दावा भी किया है कि ये हमारे इलाके हैं। सो लिहाजा अब चाइना की प्रेजेंस इस जो हमारा जो डिस्प्यूट है कश्मीर में है ये मानी रखता है। आई बिलीव इन फ्यूचर चाइना कैन प्ले अ पिवटल रोल एंड वन मोर जिसको आप कह सकती है कि जो रशिया है, रशिया का इंटरेस्ट भी अब इस रीजन में है। रशिया भी यस मैं कहूंगा कि अब रशिया भी मसले कश्मीर को हल करने की कोशिश में चाइना और पाकिस्तान की मदद करेगा, क्योंकि अब इकोनॉमिकल दौर है। जिस तरह की चाइना ने वन बेल्ट वन रोड या जो हमारी सीपैक है, क्यों मरोड़ उठते हैं अमेरिका और दीगर खुसूसन इंडिया को। देखिए आप भी आए, ये अगर रोड बनता है, ये जो जनाब यहाँ पर अमन आता है, मसला कश्मीर हल हो जाता है, सबसे जो फायदा जो इस रीजन में पहुंचेगा वो इंडिया को पहुंचेगा। अनफॉर्चुनेटली उसको अब अमेरिकन एज स्टूज के तौर पर एक पैपेट के तौर पर इस्तेमाल करते चाइना के खिलाफ। क्या चाइना के खिलाफ चाइना ने किसी का एग्रेशन कर दिया है? चाइना अपने गुड्स को दुनिया तक पहुंचाना चाहता है, उनकी ड्यूरेबिलिटी और उनकी कास्ट जो है वो अमेरिकन गुड्स के मुकाबले बहुत कम है। तमाम ही ममालिक को दावत भी दी है कि इसका हिस्सा बने। देखो पाकिस्तान को इसका हम खराज हकीकत पेश करते हैं कि एक मुल्क अपने दावत देता है अपने दुश्मनों को भी कि आए आप इसमें तरक्की में आ जाए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली अमेरिकन एक टीवी को इंटरव्यू में कहा, जब उसे पूछा गया है इंडिया के हवाले से, उनने कहा कि तब तक हिंदुस्तान के साथ हमारी बातचीत या जो दूसरी चीजें हैं आगे नहीं बढ़ सकती है कि जब तक इंडिया एक तो जो 5 अगस्त 2019 का एक्ट है, बल्कि हम कश्मीरी कहते हैं कि जो 1953 का जो उस वक्त जो अपोजिशन है उसको बहाल करे। हमारी जो डिमांड है, हमारी जो गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और पाकिस्तान आर्मी से कि वो 2019 की बल्कि 1953 वाली पोजीशन की बहाली का जिक्र करे और फिर जो नेगोशिएशन है या ट्रेड है दूसरी चीजें हैं वो इंडिया के साथ बहाल हो सकती है। ठीक, इस वक्त अगर हम बात करें परवेज अहमद साहब, तो एक बड़ी पैमाने पर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियां हैं वो हमें मकबूजा कश्मीर में होती दिखाई देती हैं, भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर में, और उसमें रोज अफजू इजाफा होता है। भारत कश्मीरियों की इस जिद्दोजहद से तो डरता, और जाहिर है कि इसमें एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार है कि हमने दुनिया तक ये मुकदमा इस तरीके से पहुंचाया है, ये मसला इस तरीके से रेज किया है कि भारत अब इस पर कोई मजीद गेम्स नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी आलमी बिरादरी की जो खामोशी है उसको तोड़ने के लिए हमें मजीद क्या इक़दाम उठाने होंगे? देखें, आलमी बिरादरी खामोश नहीं है। देखें, ये तो यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 2 रिपोर्ट्स हैं 2018 और 2019। तो मैं ये कहूँगा कि जब ये प्रेजेंट गवर्नमेंट के ही दौर में हुए हैं 2018 और 2019 में जब 2 रिपोर्ट्स आई हैं, वो FIR है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ, क्योंकि ये मैं नहीं कहता हूँ, जो यूनाइटेड नेशंस कहता है कि इतने मावरा अदालत कत्ल हुए, वहाँ पे इतना एक्सेसिव फोर्स हुआ है, विडोज इतनी है, हाफ विडोज इतनी है, ये एक FIR है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ है। दुनिया अपना कंसर्न शो करता है, लेकिन असल में हिंदुस्तान के पास क्या प्रॉब्लम है, दैट इज लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। हिंदुस्तान के पास पॉलिटिकल विल नहीं है। वो ये इस बात को समझते हैं कि मकबूजा कश्मीर वो जगह है जहाँ 70 साल उन्होंने फौजी ताकत का भी तहाशा इस्तेमाल किया, उन्होंने सड़कों, मुलाजमतों, बहुत सारे ऑफर्स कश्मीरियों को दिए, लेकिन कश्मीरी इस पे कहीं भी उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उन्होंने कश्मीरी लीडरशिप को जेलों में इस वक्त रखा है, बल्कि अब एक नैरेटिव बिल्ड करा है कि मकबूजा कश्मीर जो है लीडरलेस मूवमेंट है, लेकिन हम ये कहते हैं लीडरलेस नहीं है, वैक्यूम है लीडरशिप का, क्योंकि लीडरशिप आपने सारी जेलों में रखी है।
लीडर्स जेलों में, और नेल्सन मंडेला भी जेल में रहकर मूवमेंट चला रहा था। हमारे लीडर कमिटेड है, वो हिंदुस्तान की बात पे नहीं आते हैं, इसलिए जेलों में। ये जेलों में डालना तो भारत का डर तो जरूर है, लेकिन उस पे आप क्या समझते हैं कि कश्मीरी और ज्यादा मजबूत होते हैं? और देखिए सियासी लीडर का असासा क्या होता है, उसके लिए तो जेल ही होता है ना, एवं वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जाए या रेजिस्टेंस मूवमेंट में जाए। एक लीडर का यही देखा जाता है इसकी कमिटमेंट कितनी है। अगर वो जेल में है तो इसका मतलब है कि इसकी कमिटमेंट और स्ट्रांग हो रही है। कल जब वो बाहर आएगा तो लोग उसी को लीडर मानेंगे ना, जिसने इस काज के लिए कुर्बानी दी। जहां तक बात ही देखिए लैक ऑफ पॉलिटिकल विल क्या है, हिंदुस्तान की जो सियासी जमात है, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो, वो इस खौफ से मसले कश्मीर को एड्रेस नहीं करती। वो कहती है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी लूज ना हो जाए हिंदुस्तान में, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर कश्मीर हल हो गया, इसके लिए उनको जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है, उनको देखिए कश्मीर जो है ये 3 न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान इस वक्त है साउथ एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। आपने देखा जब भी मकबूजा कश्मीर में कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो ट्रिगर होती है सिचुएशन। हमने देखा कि दोनों साइडों की आर्मीज जो है वो बॉर्डर्स पे आईबाल आ जाती है और इंटरनेशनल कम्युनिटी आ जाती है, इनको सबसाइड करती है, लेकिन इश्यू अपनी जगह रहता है। अब यही सिचुएशन मकबूजा कश्मीर में देखिए पाकिस्तान कब तक रेजिस्ट करेगा। ये आज तक अभी इन्होंने बड़ा बर्दाश्त किया है, लेकिन ये इनको एहसास है कि हमारे लोग मकबूजा कश्मीर में मर रहे हैं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में जो नारा है, पॉपुलर स्लोगन जो कश्मीर में लग रहा है, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी है, पाकिस्तान हमारा है। वो कश्मीर की जो है अपने पाकिस्तानी झंडों में वो दफन होते हैं और कब्रों में चले जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो अटैचमेंट उसकी इस मुल्क के साथ है, पाकिस्तान इसको इग्नोर नहीं कर सकता है। इंटरनेशनल प्रेशर एक मखसूस वक्त तक के ले सकता है, लेकिन बात यह है कि अल्टीमेटली आप इनको जंग की तरफ धकेल रहे हैं। दूसरी बात यह है, देखिए कश्मीरी नौजवान जो है, आप देखें कश्मीरी नौजवान के लिए आप स्पेस खत्म कर रहे हैं, हर दिन हिंदुस्तान कर रहा है। आज़ादी इज़हार पे आपने पाबंदी लगाई है, कश्मीरी बाहर नहीं आ सकता है, अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकता है, नारा नहीं लगा सकता है, उसको जॉब नहीं मिल सकती है, उसको पासपोर्ट नहीं दे सकते आप, उसकी ज़मीनें छीन रहे। तो दुनिया को ये समझना चाहिए कहीं आप उसको पुश तो नहीं कर रहे हैं दीवार के साथ, उसका जहन आप इस तरह नहीं बना रहे हैं कि कल वो फिर अगर आज मखसूस तादाद में हमारे कश्मीरी नौजवान 100-200 नौजवान जो है, हालांकि इसमें मैं लीडरशिप को बड़ा क्रेडिट देता था, उन्होंने बहुत हद तक अपने कश्मीरी जवान को कंटेन किया हुआ है। हमने देखा है कि मोहम्मद यासीन मलिक साहब जो थे वो बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर के, बंदूक हाथ में थी, उसने कहा चलो हम मौका दे देते हैं पीसफुल नेगोशिएशन को, उससे एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया। शेख अब्दुल अजीज साहब हमारे बड़े कमांडर रहे हैं, वो चकोटी की तरफ मार्च लेकर आ रहा था, उनको शहीद किया गया। देखिए आप रेडिकलाइज कर रहे हैं कश्मीरी नौजवान को, ये हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं, आप दीवार के साथ हमें लगा रहे हैं। कल ऐसा ना हो कि कश्मीरी नौजवान बंदूक उठाए और आप पर मजबूर हो जाए, क्योंकि आपने उसकी पॉलिटिकल स्पेस खत्म की है। जहां तक बात आपने की है, देखें मकबूजा कश्मीर में हिंदुस्तान ने जो 5 अगस्त को जो किया है, उसके जहन में ये था कि शायद कश्मीरी बैठ जाएगा, लेकिन कश्मीरी ने अपनी रेजिस्टेंस जारी रखी। आप देखें कश्मीरी जो है ये जंग नहीं लड़ रहा है हिंदुस्तान के साथ, ये रेजिस्ट कर रहा है, क्योंकि 9 लाख आर्मी एक साइड से हैं और 200 से 150 जो हमारी मुजाहिद है, जिनको हिंदुस्तान जो रिकॉग्नाइज करता है इस वक्त 200 मुजाहिद है। आप देखें तनासुब क्या है, ये कोई उनका जज्बा ही है, उनकी कमिटमेंट ही है। तो हिंदुस्तान को इस वक्त ये रियलाइज करना चाहिए कि अगर दुनिया इनको कहती है क्या आप बैठें इस मसले पर निगोशिएट करें, और पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रखे, लेकिन इनको इसको कमजोरी नहीं समझना चाहिए पाकिस्तान की। जी ये बहुत दफा ये बात कही है परवेज अहमद साहब कि जो पाकिस्तान की अमन की खूह है, भारत को उसकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए। और इसी तरीके से जो कश्मीरी नौजवान हैं मीर मसूद साहब, वो भी इस वक्त अपनी हक खुद इरादियत की एक जिदोजहद, एक जंग लड़ रहे हैं। यकीनन सूरत हाल इससे भी वर्ष हो सकती थी, लेकिन अगर हम मोदी सरकार का तस्करा करें, अगर हम भारत के वज़ीर आज़म का और फिर जो अपने कानूनी ज़ेर तसल्लुत कश्मीर है वहाँ वो दौरा करते हैं मोदी साहब, तो वहाँ जाके नौजवानों से कहते हैं कि ये आप पर डिपेंड करता है कि आप दहशतगर्दी का रास्ता लेते हैं या सियाहत को फरोख्त देंगे। तो क्या उनको इदराक भी है कि उन्होंने कश्मीरियों के साथ किस कदर जुल्म किया है और वहाँ पर इस वक्त जो इंसानी अलमिया है वो क्या शक्ल इख्तियार कर चुका है? देखिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए परवेज भाई की बात को, कि हर एक घर में एक शहीद है, हर माँ तकरीबन एक शहीद की माँ है, हर बाप एक शहीद का बाप है, और हर बच्चा एक शहीद का बेटा है। सोसाइटीज में
محلوں میں شہروں میں جہاں کہیں بھی آپ قصبوں میں جائیں گے مزار شہداء وہاں پر موجود ہے. جب بھی آپ گھر سے گزرتی ہے وہاں پر میں ایسے کشمیری آپ کو بتاؤں تو اس کی جو پہلی نظر ہے نا وہ ان کی اپنی قبرستان جو ہے شہداء ان پر پڑتی ہے. یہ ایک ایسی ان کی کیا کہتے ہیں ایک چنگاری اندر جگہ دیتی ہے اپنے حق خود ہی آپ نے جو غور کیا ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے. ہم ہندوستانی قوم کے ساتھ ہندوستانی عوام کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے ہیں نہ کرتے ہیں. ہمارا اس آکوپیشنل فورس کے ساتھ جو نہتے کشمیریوں کو گولیوں سے پیلٹ گن سے اور ٹیئر گیسز سے تکلیف پہنچاتے ان کے خلاف ہاتھوں میں کنکریاں لے کر مقابلہ کرتے ہیں. اور ہم اس آکوپیشنل فورس کے پیچھے جو ایک گورنمنٹ ہے ایک نازی طرز کی جو گورنمنٹ ہے ایک ہٹلر ٹائپ کا ایک وزیر اعظم ہے اس کے خلاف ہے. کشمیری آپ دیکھ لیجئے گا جب ساؤتھ کانٹیننٹ کا تقسیم ہوا ہے 1947 میں انہی کے نیتا جو گاندھی تھے اس نے کہا کہ رے آف ہوپ جو ہے وہ میں نے کشمیر میں دیکھی. کشمیر میں کوئی انسیڈنٹ آپ یہ ہسٹری اٹھا کے دیکھیے نہیں ہوا. جبکہ اس کے بعد جب انڈیا پاکستان اور انڈیا وجود میں آئے ہیں تو جموں کا علاقہ بھی اس وقت مسلم میجارٹی ایریا تھا. وہاں پر دھوکے کے ساتھ ان کو کہا گیا ہے کہ اگر آپ پاکستان جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیے گا. اور جو ایک ویکلی انگلش اس وقت کا اخبار تھا میں نام اس کا بھول گیا اس نے کہا کہ یہ اس وقت جو کہہ رہے ہیں کہ 2,80,000 کے قریب ان مسلمانوں کو جموں کے اندر قتل عام ان کا کیا گیا ہے یہ زیادہ ہے. اٹ کین بی اراؤنڈ 400,000. جیسے ابھی بھی وہاں پر ہونے والی شہادتیں ان کے صحیح حقائق تو علم میں نہیں ہے. اس کے بعد جب یہ نیا فیز اس موومنٹ کا آیا ہے 1989 کے بعد 1 لاکھ سے زائد کشمیری شہید ہیں. ان میں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں نوجوان بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں. کتنی عصمت دری ہوئی ہے ہزاروں کی تعداد میں. کتنے لاکھوں کے بچے آرفنز ہیں. کتنی ہزاروں کی تعداد میں ایسی وومن ہے جن کو انٹرنیشنل ہاسپٹلز قرار دیا ہے. کتنی ان جو جن کو جو گریوز وہاں پر وجود میں آئی ہے ان میں جو دفن ہے ان کا ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرایا گیا ہے جن کے جو تقریباً 10-11,000 کے قریب مسنگ پرسن ہے. یہ کون سی بڑی بات ہے ڈی این اے ٹیسٹ کرا کے ان کو پتہ چلتا اور ان کے جو لواحقین ہیں ان کو وہ اپنا وہ جو میت ہے وہ دی جاتی. سو ایسی بہت ساری جو زخمیں ہیں جن کو کشمیری اپنے سینوں میں لے کے پھر رہے ہیں. تو اس پہ کیسے توقع کرے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کشمیریوں نے یا جس طرح کہ مودی کہے کہ آپ نے کشمیریوں نے فیصلہ کرنا ہے آپ کو ٹوریزم چاہیے یا آپ کو دہشت گردی. بہت شکریہ. آزادی جی اور آزادی اور آزادی اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں. میر طاہر مسعود صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب بہت شکریہ آپ نے بھی وقت دیا. ناظرین یقیناً اگر ہم بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط کشمیر کی اور کشمیریوں کی بات کریں تو اتنا کچھ ہے کہنے کو کہ وقت ختم ہو جائے گا وقت کی ساتیں ختم ہو جائیں گی لیکن ان پر جو بیت رہی ہے اس کو بیان کرنا آسان نہیں ہوگا. لیکن ایک بات جو ہم جانتے ہیں کشمیر اور کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ نہ صرف پاکستان کی عوام پاکستان کی قیادت ان کے ہمراہ کھڑی ہے اور ہر جگہ پر ہر پلیٹ فارم پر ان کا مسئلہ ریز کرتی ہے ان کی آواز بن کر ابھرتی ہے. اور آج بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط مقبوضہ کشمیر جسے کہا جاتا ہے دنیا بھر میں اس میں رہنے والے بہن بھائی جلد اپنی حق خود ارادیت کی جدوجہد جیتیں گے اور آزادی کا سورج طلوع ہوتے دیکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.